अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL सीजन 9। और कल बहुत ही एक्साइटिंग मुकाबला हुआ। एक आसाब शिकन मुकाबले के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की। ये जो जीत का मार्जिन है ये नहीं बता रहा कि मैच कितना क्लोज हुआ था। आखिरी बॉल पे जाके फैसला हुआ और अनफॉर्चुनेटली बैक टू बैक कराची किंग्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जी हाँ, रिपोर्ट आपने देखी। इट वाज ऑल शेफीन रादरफोर्ड। क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, 31 बॉल्स 58 की शानदार इनिंग। और जिस टीम से अब तक ये PSL में खेले हैं हर टीम से इन्होंने परफॉर्म किया है। इस बार कोयटा को कल की जीत इनकी वजह से मिली और ऑब्वियसली अकील हुसैन के साथ पार्टनरशिप भी बड़ी शानदार रही। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले कामरान, क्या कहेंगे? स्कोर वही 165, पिछले मैच में भी यही था, बट मेरे हिसाब से पिच बहुत बेहतर थी। ये 200 तक जाने वाली पिच थी। पहले तो बैटिंग में हम थोड़ा पीछे रहे और उसके बाद फिर बॉलिंग काफ़ी वेवर्ड कराई, काफ़ी जो जिसे कहते हैं ना मौका हमने खुद दिया। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल खुद दिया मौका। पहले 6 ओवर में तो ऐसे ही लग रहा था कि ऑलमोस्ट 200 के करीब रन्स कर लेंगे। जैसे टीम सैफर्ड ने और जेम्स विंस ने जैसे प्लेटफॉर्म सेट करके दिया, पावर प्ले में 60 रन्स बना के दिए हैं। मेरे ख्याल से कोयटा गेम में आई है। ठीक है, रदरफोर्ड ने 58 रन्स बनाए हैं 31 बॉलों पे, 5 आउट पे। लेकिन जो तारिक ने बॉलिंग की है, उस्मान तारिक ने, वो एक ओवर में जो सेट बैट्समैन आउट किए ना, वहीं पे प्रेशर कराची की टीम पे आ गया। लेकिन मुझे थोड़ा सा सरप्राइज़ लगा। शुएब मलिक स्पिनर्स का माना जाता है, चाहे जितना मर्जी बड़ा स्पिनर हो, राशिद को इतना इजी खेलता है, लेकिन उस्मान ने दिखाया कि मुझे खेलने के लिए अभी टाइम लगेगा, चाहे जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो। शुएब मलिक जैसा बैट्समैन स्ट्रगल करता हुआ नज़र आया। फिर आप देखिए, अनवर अली पहला मैच खेल रहा था, उसने गेम में वापस लेके आया लास्ट ओवर में, जैसे रन्स उसने बनाए हैं। नहीं तो शायद 135 या 140 पे टीम आउट हो जाती है अगर वो साउथ शकील कैच पकड़ लेता। तो पैचेस में आई है कराची की टीम वापस मैच में। लेकिन एक होता है कि जैसे विकेट अच्छा था, टोटल बड़ा बनना चाहिए था, वो बना नहीं सकी बैटिंग लाइनअप। तो यही मुझे नज़र आ रहा है कि डे बाई डे बेहतर होने के बजाय ना ग्राफ थोड़ा सा नीचे जा रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल नीचे जा रहा है। और ऑब्वियसली इसकी वजह भी है, बहुत सारे प्लेयर्स जो थे वो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। बिल्कुल ठीक। आपने उसके बाद एक कॉम्बिनेशन बनाया है, टीम फिर भी बैलेंस बनी थी। कॉम्बिनेशन ये इतना कि ज़बरदस्त था। जब आपकी मेरी बात हुई है, जब टॉस हुआ, तो मैंने कहा ये कितनी ज़बरदस्त टीम बनी है कराची की, ये सही बैलेंस लग रहा है। आप देखिए, फास्ट बॉलिंग देख लें, बैटिंग देख लें, कितनी ज़बरदस्त है, ऑलराउंडर भी है। लेकिन थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, शुएब मलिक को लेनी पड़ेगी, नवाज़ को लेनी पड़ेगी। नवाज़ की फॉर्म अच्छी नहीं है तो आप इरफान को यूटिलाइज कर लें 5 पे, या पोलार्ड को आने दें जो फॉर्म में है, आप उनको ज़्यादा आगे करते हैं, वो जिम्मेदारी लें। तो मेरे ख्याल से ये छोटी छोटी गलतियाँ, कैलकुलेशन जो हमारे पाकिस्तान के कप्तान है ना, उनसे सही हो नहीं पा रही इस PSL में। किस बॉलर को किस टाइम लेके आना, लास्ट ओवर किसने करवाना, ये सारी चीज़ें चलती हुई आ रही हैं। ठीक है बासित भाई, आप हमेशा जो आपसे बात होती है 6 ओवर पहले बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। 61 for 1 यानी कि 10.1 का आपका रन रेट जा रहा है, और उसके बाद आपको ऐसा ब्रेक लगता है। 10 ओवर में भी 93 थे, उसके बाद एकदम गेम बदल गया है बहुत ही ज़्यादा। 91 थे 10 ओवर के बाद। जी, T20 की ब्यूटी यही है कि जो आपको नज़र आ रहा होता है ना, वो होता नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, उस्मान तारिक की बात करी ना कामी ने, मेरे ख्याल है उसको अब मैच नहीं खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना, उसको रेस्ट करा दे, वर्ल्ड कप में खिलाए सीधा कामी ने फौरन कहा गया था, नाफे के लिए भी यही कहा गया था कि उसको फौरन टीम में ले लें एक इनिंग पर। नहीं, लेकिन नहीं लोग कह रहे थे, लेकिन उस्मान तारिक के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ तो उसको मौका मिलना ही चाहिए। नहीं, आप कहते हैं बिल्कुल ही डायरेक्ट वर्ल्ड कप में कोई पकड़ ही ना पाए ना, उसको रीड ही ना कर पाए। अच्छा, ये बताइए कि बॉलिंग एक्शन पे भी थोड़ी बात हो रही है। बॉलिंग एक्शन सही है यार, बॉलिंग एक्शन जो बोलते हैं तो अपने वो अश्विन को देख लें। हाँ, वही कह रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात जो आप बात कर रहे थे ना, हमारे कप्तान, पाकिस्तान टीम के कप्तान शान मसूद डोमेस्टिक भी खेलते हैं, कराची किंग के भी कप्तान हैं जी। साथ में उनके जो लोकल मैनेजमेंट हैं, जो कोचेज हैं, क्या उन्हें ये नहीं पता कि अनवर अली बैट्समैन है या हसन अली? चलो सिमंस का तो मैं बोल सकता हूँ ना कि सिमंस अभी पहला आया है। बिल्कुल सही पॉइंट है। तो क्या ये, हम तो बात करें नवाज की, तो व्हाट अबाउट जो अनवर अली को नीचे भेजा? आपने तो मिस कर दी ना ट्रिक। अगर वो लास्ट ओवर में रन नहीं बनते तो ये मैच बराबर भी नहीं, मतलब 165 भी नहीं बनते एक बॉल पहले। और उसने 6 छक्के मारे हैं
नजीब साहब चौका तो आखिरी चौका मारा है जिस पे वो मैच जीते, बाकी तो सारे छक्के मारे। 89 for 5, उसके बाद आप 80 रन की पार्टनरशिप करा रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी प्लानिंग सही नहीं थी। आप खिलाते अकील हुसैन को ज़्यादा, चांस लेते उस पर, आप चांस ले रहे हैं रदरफोर्ड पे, उसमें अच्छा चांस लेते हो, चलो ये देखो कितने लंबे लंबे छक्के। बिल्कुल सही बात है, थोड़ा सा टेक्निकली भी फॉल्ट था, बहुत फॉल्ट था। और मलिक और जाहिद ने कल बॉलिंग बहुत अच्छी करी है। अनफॉर्चुनेटली नवाज को यहाँ पे अच्छी बॉल करनी चाहिए थे, वो अच्छे नहीं कर पाया। वो वैसे उसका इतना अच्छा फॉर्म चल भी नहीं रहा, फॉर्म नहीं अच्छा चल रहा है, लेकिन जाहिद महमूद को देख के बहुत खुशी हुई, जो जिस तरह उसने 4 ओवर करे और 2 आउट करे। उसने मैच जब रोसो आउट हुआ है ना, वहाँ मैच खत्म हो गया था यार नजीब। बिल्कुल सही। मैं जैसन राय से या रदरफोर्ड से क्रेडिट नहीं छीन रहा, लेकिन कराची को कल ये वाला मैच नहीं आना चाहिए। कल ये मैच हारना बनता नहीं था, जिस पोजीशन में हम आ गए थे। थोड़ी सी पार्टनरशिप भी अगर हम स्क्रीन दिखा दें, और फिर शाहिद साहब से इस बारे में भी बात करेंगे। अगर कराची किंग की इनिंग की बात की जाए तो इनकी जो मेन पार्टनरशिप शुरू में हुई वो हुई विंस और टिम साइफर्ट के दरमियान। 34 बॉलों पे 59 रन्स बने। फिर उसके बाद एक छोटी पार्टनरशिप शोएब मलिक और नवाज के बीच में हुई, जिसमें शोएब मलिक काफ़ी स्लो खेले और लग रहा था कि वो कुछ उसको आगे चेंज करेंगे गेयर, लेकिन उससे पहले वो आउट हो गए। 32 बॉलों पे 39 रन्स इस पार्टनरशिप में बने। और फिर आखिर में एक अनवर अली और जाहिद महमूद के दरमियान 16 बॉलों पे 27 रन की पार्टनरशिप हुई। ऑन दी अदर हैंड कोयटा ग्लेडिएटर्स की अगर पार्टनरशिप हम देखें तो जेसन रॉय और सऊद शकील के बीच में 36 बॉल्स पे 57 रन्स की एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप हुई। और फिर एट दी एंड जो मैच विनिंग पार्टनरशिप थी 47 बॉल्स 80, वही बात जो अभी बासित भाई कर रहे थे कि ये 80 रन्स पढ़वा दिया आपने, तो मैच जो है वो ये इस तरफ जाना ही नहीं चाहिए था। शाहिद साहब क्या कहेंगे? बहुत से फेजेस हैं इस मैच में जो जहाँ पे टीमों ने फाइट बैक किया। 6 ओवर तक कराची किंग्स के 61 रन थे। 6.1 ओवर में जब उस्मान ने आउट किया, फिर 6.6 ओवर में उसी ओवर की आखिरी गेंद पे भी उसने आउट किया। उसके बाद 17वां ओवर, 18वां ओवर, 19वां ओवर, 3, 5 और 3 यानी 11 रन बने उन क्रूशल ओवर्स में जो कि स्लॉग ओवर्स कहलाते हैं। इरफान नियाजी जल्दी आउट हो गया। उस वक्त हमें कराची किंग्स को पोलार्ड और इरफान नियाजी की जरूरत थी। तो भला हो अनवर का कि उसने आखिरी ओवर में 20 रन बना दिए और 20 रन बनाकर ये 165 भी हो गया। और फिर गलतियां हुई बॉलिंग के फेज में कि ऐसे ओवर्स जो क्रूशल ओवर्स है वो प्रॉपरली शान ने नहीं करवाए। 4 ओवर में 44 रन आराम से डिफेंड हो सकते थे। बिल्कुल सही है। और शायद कैच ड्रॉप हुआ कर, अरे कैचेस पूरे मिस चांसेस शकील ने 2 ड्रॉप किए और फिर वो वाला कैच जो सेकंड लास्ट बॉल। जी, तो ये बार बार जो गलतियां हुई हैं। अच्छा, कुछ प्लेयर्स हैं कल के मैच में मुझे रियलाइज हो रहा था कि जिनको अब ये रियलाइज करना है कि उनका भी वक्त आ गया है। क्या बासित भाई आप इससे एग्री करते हैं? नाम लें, एजिंग प्लेयर्स का मसला नहीं हो रहा? नाम लें। नहीं, अब जैसे सरफराज है परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अच्छा, कल टेलर मेड सिचुएशन थी सरफराज के लिए। इवन शोएब मलिक बड़ा स्ट्रगल किए कल, मुझे लगा बॉलिंग उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कराई, बट ये मैच उनके लिए भी ऐसा था कि जिसमें इतनी अच्छी पोजीशन में थे, आ चुके थे। सरफराज को क्यों भेजा गया? क्योंकि वो अब उस टाइम पे रनर बॉल वाली सिचुएशन थी, आराम से फिनिश कर सकते थे। उनकी मतलब स्वीप मारने की वजह से उनकी मतलब की सिचुएशन। शान ने क्या करा, फौरन ही फास्ट बॉलर लिया। तो ये जरूरी थोड़ी है कि अगर काम ही स्वीप मारता है तो मैं स्पिनर लगाऊं। तो दूसरा कप्तान भी तो है ना, वहाँ पे रोसो को ही आना चाहिए था, गलत वो भेजा। लेकिन जिस तरह सरफराज आउट हुआ है ना, 2 रीज़न है, या तो बैट बहुत भारी है जो पहुँच ही नहीं सका, या फिर बिल्कुल ही आउट ऑफ टच है, फॉर्म में नहीं है। बिल्कुल मुझे लग रहा है आउट ऑफ टच है। जैसे जिस तरीके से आउट हो रहा है ना, टाइम नहीं ले रहा, जो अपनी जो उसकी गेम है ना थोड़ा सा टाइम लेता है, स्ट्राइक रोटेट करता। मैं देख रहा हूँ इस PSL में, आप देखें कि आते साथ ही पहले मैच में बड़ा एग्रेसिवली खेल रहा है, जो मैंने आज तक नहीं उसको देखा। थोड़ा सा टाइम ले, क्योंकि प्लेयर है, परफॉर्मर है, कप्तान भी है, तो लेना पड़ेगा। फिर जो कोयटा जैसे मैच जीती है ना, जहाँ पे ये ट्रबल में आई, जैसे ही जेसन रॉय आउट हुआ था ना, वहीं पे अनवर अली के ओवर करवा लेने चाहिए थे। आप अपने मेन बॉलर्स को फिर लेके आते हैं एंड पे, तो वहाँ पे गलती की है। शोएब मलिक ने ओवर करवाए, ठीक है, अच्छी बॉलिंग की है। जो उसने छक्का अकील हुसैन से खाया, विकेट वैसा नहीं था जो पहले दिन था, बहुत अच्छा विकेट था। बिल्कुल उसने ऐसे गुल्ला छोड़ा जिसकी वजह से वो खड़े खड़े छक्का, नहीं वो गुल्ला ही कहते हैं उसको, तो वो देखे उसने खड़े खड़े छक्का मारा। फिर जो फास्ट बॉलर्स को रदरफोर्ड ने छक्के मारे हैं 17वें ओवर में हसन अली को, उससे पहले 3 बॉल उसने यॉर्कर की हैं,
बचा, फिर बाउंसर कर दिया, वो खड़ा ही इधर है, फिर जाना था शेड के ऊपर ही जाना था। तो मेरे ख्याल से ये चीजें गलतियां की हैं जो बात सरफराज की हो रही थी, जरा स्टैट्स भी सामने लगा देते हैं। सरफराज के PSL 9 में, अच्छा वो स्क्रीन पर नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद के खिलाफ 1 रन 6 बॉल पे शाहिद साहब, कराची के खिलाफ 3 रन 6 बॉलों पे, लाहौर के खिलाफ 11 रन 8 बॉलों पे, स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं। कल उसने मौका दिया, रोसू ने अपने आप को हेल्ड बैक किया, पीछे खुद आया कि जब मारने की ज़रूरत होगी तो सरफराज को इनिंग्स अपना स्ट्राइक रोटेट करके सिंगल डबल लेने चाहिए थे, लेकिन वो एक ऐसी बॉल आई जिसपे वो टाइम नहीं कर सका और कैच हो गया। तो उसको उसने इंटेंट तो शो किया है, लेकिन वो अभी तक रन्स बना नहीं पा रहा। देखिए इसमें पता है क्या है, आप देखें कि कोयटा की टीम में ना राइली रोसो नीचे आ रहा है ना, तो कोयटा की टीम की बैटिंग की प्रॉब्लम नज़र आ रही है। तो इसलिए वो प्लेयर ऐसा है कि जितने ओवर्स वो खेलेगा ना, अगली टीम पे प्रेशर रहेगा, तो उनको ये अपने नंबर्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कोयटा ने अगर मज़ीद आगे मैच अच्छे खेलने हैं, जीतने, चेज़ करने हैं, तो मेरे ख्याल से राइली का फॉर्म में आना बड़ा ज़रूरी है, उसका नंबर 1 रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मिड ऑर्डर 5वें 6ठे नंबर पे उनके पास ऐसे बैट्समैन नहीं है पावर हिटिंग वाले, जिसकी वजह से वो अपने आप को नीचे लेता हुआ आ रहा है। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से जो अच्छी बॉलिंग होगी 170 180 करना पड़ेगा अब, तो कोयटा के लिए इतना इजी नहीं होगा। आप देखें कराची ने कितना ज़बरदस्त कमबैक किया और लास्ट बॉल तक मैच लेके गए हैं। ठीक है, जो एक चीज़ और भी है कि रोसो नंबर 3 खेल रहा था ना, तो उसने फिर नाफे की वजह से नंबर 4 पे आया। ठीक है, तो आपने सरफराज की बात करी ना, सरफराज को चाहिए कोयटा के लिए खेले, वो ये ना सोचे कि मैंने पाकिस्तान टीम में कम बैक करना है। ठीक है, जो सरफराज की कुछ गलतियां हो रही हैं वो आप हमको दिखाएंगे भी अभी वो, लेकिन यहाँ लेते हैं ब्रेक से वापस आएंगे और कामरान थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि वो आउट हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं और क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। सी आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। जी हाँ, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। और इस वक्त जो PSL की तारीख के सबसे कामयाब बल्लेबाज हैं उनमें से एक हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, और ये अभी हम बात कर रहे थे कि सरफराज से क्या गलती हो रही है और क्या उनकी प्रॉब्लम हो रही है, उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो कुछ डिसमिसल्स हैं उनके और क्या गलत खेला है उन्होंने, ये कामरान थोड़ा सा हमें गाइड करेंगे। तो सबसे पहले लाहौर के खिलाफ वो कैसे आउट हुए? कामरान, ये सलमान फयाज की बॉल पर आउट हुए, क्या गलती हुई आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से गलती इनसाइड आउट मारने वाला ही बॉल था, मुंह में था। सिर्फ क्या है कि बैट स्विंग जो थी ना, जो बैट का फेस था, वो पूरा उसने इनसाइड आउट मारने के लिए ना, इनसाइड आउट मारने के लिए जो बैट है ना, उसने ऐसे ही रखा हुआ था। थोड़ा सा सिर्फ बैट ओपन करना पड़ता है, थोड़ी विकेटें भी अच्छी एक्सपोज की थी क्योंकि मुंह में था, लेकिन बैट ओपन नहीं किया, जिसकी वजह से बॉल नीचे कवर पे कैच हो गया, जो पूरा ऊपर नहीं गया और बहुत ज़ोर से मारने चले गए थे। सिर्फ बैट थोड़ा सा ओपन कर लेते तो इनसाइड आउट पूरा ऊपर से चले जाना था, सिर्फ बैट ग्रिप की वजह से ये कैच आउट हुआ है। ठीक है, अब दूसरा जो आदाब खान के खिलाफ उनका डिसमिसल है, स्वीप मारने का तरीका पता है क्या? सरफराज नो डाउट बड़ी ज़बरदस्त स्वीप मारता है, उसका फेवरेट शॉट है, स्पिनर्स को डोमिनेट करता है, लेकिन सम टाइम गलती करता है। जो गलती कर रहा है सरफराज, जो स्वीप पहला बॉल था उसका और सीधा किया था उसने, लेकिन स्वीप तो मारने गया लेकिन टांग बॉल की तरफ सीधी नहीं आई, थोड़ी सी क्रॉस हुई है। जब आप बाहर स्वीप मारते हैं ना स्क्वायर लेग की तरफ, तो फिर आपको बैट स्विंग भी ना थोड़ा सा ग्रिप जो होती है ना, बैट ग्रिप लंबी कर लेते हैं, लॉन्ग हैंडल से मार लेते हैं, फिर जाके स्वीप लगती है और पूरा लाइन में आते हैं। जब आपकी टांग क्रॉस चली जाएगी ना, जब आप बाहर मारने जाएंगे तो लेग भी फोर हो जाएगा। तो ये गलती की है सरफराज ने, जिसकी वजह से वो लेग भी फोर हुआ है। अब कराची के खिलाफ कल जो मैच था, तो ये जो आउट हुआ था, इस पे क्या गलती हुई? देखिए ये गलती सरफराज शॉट थी, पुल मारने वाली थी, लेकिन यह है कि बॉल थोड़ा सा लेग साइड पे आया था, उसको फाइन लेग की तरफ ज़ोर से मारने चला गया। तो उसका सिर्फ जब इधर बॉल आता है ना, जब बाउंसर कोई बॉलर करता है तो उसको ज़ोर से मारने जाएंगे तो चांसेस होते हैं ग्लव्स लग जाए या थोड़ा बैट लग जाए तो कॉर्ड बिहाइंड हो जाता है। उसके बाद सिर्फ ये है, देखिए सरफराज इधर आया फ्रंट फुट पे, यहीं पे उसने ऐसे पुल मारने चला गया, सिर्फ थोड़ी सी टांग उसको सिर्फ इधर लेके आनी थी और सिर्फ आराम से ऐसे मारने जाता तो स्क्वायर लेग पे या फाइन लेग पे बॉल चले जाना था। वो ज़ोर से ऐसे मारने चला गया जिसकी वजह से ग्लव्स लगा और कैच बड़ा ज़बरदस्त टिम सैफर्ड ने पकड़ा, लेकिन उससे पहले जो टांग थी उसकी जो फ्रंट फुट पे ऐसे गया हुआ था, यहीं पे उसने मारा। आप देखें कि उसकी कैंची जिसे कहते हैं ना पड़ी हुई टांग में, वो थी, वो यहाँ पे फ्रंट लेग थोड़ी सी इधर आ जाती ना तो लग जाना था पुल शॉट।
تو اب آپ کا آگے کیا مشورہ ہے کانفیڈنس ری گین کرنے کے لیے؟ بڑی کمال کی اننگز بھی کھیلی ہے سرفراز نے پہلے، تو وہ اپنے کانفیڈنس کو واپس لانے کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں کانفیڈنس واپس لانے کے لیے بیسٹ وہی ہے کہ آپ پاس میں دیکھیں آپ کیسے رنز کرتے تھے، آپ ٹائم لیتے تھے، آپ کی گیم کیا، آپ اپنی گیم سے ہٹ کے تھوڑا سا کھیلیں گے نا تھوڑی پرابلم آئے گی. تو یہ گیم کرنے کے لیے نا پہلے آپ کو رول کا پتہ ہونا چاہیے تھا کہ کیسے میں نے کھیلنا، اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. تو ایک دم سے نہیں کھیل سکتے، تو تھوڑا سا ٹائم لے. زبردست پلیئر ہے، میچ ونر ہے، رنز ہمیشہ کوئٹہ کے لیے کیے ہیں، لیکن تھوڑی سی اپنی شارٹ سلیکشن بہتر کر لے، ٹائم لے لے، اس کے بعد رنز کرنے چاہے، 8-10 بال کھیل لے. پھر جا کے ہم نے دیکھا پہلے میچ سے ہی بڑا اگریسو اور پہلی بال پہ نکل کے مارنا شروع کر دیا. شاید رول بتایا ہوا، لیکن سرفراز ایسا بیٹسمین نہیں ہے، جب ٹائم لے گا تو ایک اوور میں 15 بھی کرے گا. تو یہ کانفیڈنس سرفراز کو رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، تھینک یو فار دا ماسٹر کلاس. اور ناظرین اب پوائنٹس ٹیبل پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ کل کے میچ کے بعد سچویشن کیا بن گئی ہے. باسط بھائی پوائنٹس ٹیبل سامنے اسکرین پر ہے. ہمارے ملتان سلطان بدستور نمبر 1، 6 میچز کھیلے ہیں، 5 میں کامیابی، 1 میں شکست کا سامنا کرنا پڑا. ود اے ویری ہیلدی نیٹ رن ریٹ 1.15 اور 10 پوائنٹس کے ساتھ نمبر 1. کوئٹہ گلیڈیٹرز دوسرے نمبر پہ ہے، 5 میچز میں 4 میں کامیابی، 1 شکست، 0.313 نیٹ رن ریٹ اور 8 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ. پشاور زلمی کے 5 میں سے 3 کامیابی، 2 میں شکست اور 6 پوائنٹس ہیں. اسلام آباد کے 5 میں سے 2 میچ وہ جیتے ہیں، 4 پوائنٹس ہیں. کراچی اور لاہور آخر میں ہیں. باسط بھائی اس پوائنٹس ٹیبل کو دیکھتے ہوئے کیا کہیں گے؟ یار اپنا کراچی کنگ کو 2 میچوں کا ایڈوانٹیج تھا. جب اس کے 4 پوائنٹ تھے نا، 3 میچوں میں 4 پوائنٹ تھے، 1 میچ ہارا ہوا تھا. اب جو 2 لگاتار میچ ہارے نا ہوم میں آنے کے بعد وہ ذرا اور پریشانی کی بات ہے. پریشانی اس لیے کہ آپ کا 1 میچ ہلکا ہے، باقی چاروں میچ آپ کے بہت زبردست ٹیم سے. اب تو یہی ہے کہ کم از کم 2 میچ اچھے ٹیموں سے آپ کو جیتنا پڑیں گے، تو آپ 6 ٹیموں کے درمیان 4 میں آئیں گے. ابھی تو یہاں پہ ہمارے ملک میں 6 ٹیمیں ہیں نا، بالکل، تو ابھی تو 8 بھی نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر 6 ٹیموں میں یہ پرابلم ہو رہی ہے تو زیادہ ٹیموں میں زیادہ پرابلم ہوگی. بالکل سیدھی سی بات ہے کہ تھوڑا سا کوچ کو چاہیے بات کرے لڑکوں سے. پولارڈ پہلی دفعہ آؤٹ ہوا ہے ٹورنامنٹ میں جلدی، اور پہلی باری کھیلنے کے بعد رنز کرنے کی عادت لڑکوں میں آنی چاہیے. ہم 3 میچ کھیلے ہیں، پہلے باری لیے اور تینوں میچ ہارے، دوسری باری میں ہم دونوں میچ جیتے. تو ایوری ڈے از ناٹ سنڈے، ساری چیزیں بھلا دیں. آدھا آپ کا PSL ختم ہو گیا، اب آپ دوبارہ شروع کریں، لیکن اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے. پوائنٹس ٹیبل کی سچویشن دیکھ کے شاہد صاحب کیا کہیں گے؟ بس لاہور کے لیے تو ایک ہی چانس ہے. اگر بیچ کی جو ٹیمیں 3, 4, 5 جو ٹیمیں ہیں تیسرے، چوتھے، 5ویں نمبر پہ، وہ آپس میں ایک دوسرے کو ہراتی رہیں تو لاہور کا چانس بنے گا. لیکن لاہور کا اگلا میچ 7واں میچ اگر وہ ہار گئے تو ظاہر ہے باہر ہو جائیں گے. تو 2 ٹیموں کا مسلسل جیتنا اور 3, 4, 5 کا آپس میں ایک دوسرے سے گھچ پچ کرنا پوائنٹس ٹیبل کو تھوڑا سا ایسا کر دے کہ پینک سا سچویشن لگے، تب دوسری ٹیموں کو چانس بنے گا. اور 7واں میچ اگر جیتا لاہور تو پھر کوئی ایک سلم سا چانس ہوگا لاہور کے لیے، ادروائز نہیں. اور اسی طرح کراچی کا کہ اگلے 2 میچ کراچی کے لیے بڑے کروشل ہوں گے. بالکل صحیح ہے، لیکن اگلا ہی میچ لاہور کا پشاور سے ہے، آسان تو نہیں ہوگا. دیکھیں مشکل ہوگا. لاہور تو میرے خیال سے آلموسٹ اس ٹورنامنٹ سے باہر ہی ہو چکا ہے. سمجھیں آپ اب صرف مقابلہ 5 ٹیموں میں ہے. اب دیکھیں جیسے ملتان سلطان اپنے ہوم میں کھیلتی ہے نا، باقی ٹیمیں ایسے نہیں کھیلتی جیسے وہ کانفیڈنس کے ساتھ کھیلتی ہے. کراچی کے لیے بڑا ٹف میچز ہیں، 4 میچز رہ گئے ہیں، 4 میں سے 3 جیتنے بڑا امپورٹنٹ ہے اگر آپ نے پلے آف میں جانا ہے. 1 میچ بھی ہار گئے تو پھر بڑا کراچی کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا، اسلام آباد کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا. دیکھیں 5 میچ ہوئے ہیں، صرف ملتان نے 6 میچ کھیلے. ابھی کوئی سوائے لاہور کے باقی ٹیمیں کوئی لگ نہیں رہی کہ یہ ایزیلی پہنچ جائیں گی. ان کو بڑی محنت کرنی پڑے گی اور کراچی اپنے ہوم میں اچھا کھیلنا پڑے گا، اچھا کمبینیشن. کپتان کو اپنے بولرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا، کون سا اوور کس نے کرنا، لاسٹ اوور مین بولرز نے کرنا ہے کہ میڈیم پیسر نے کرنا ہے، وہ سوچنا. ویسے ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہوم ہم کیوں کہتے ہیں؟ کراچی کے پلیئر کیا کراچی میں بہت زیادہ میچز کھیلتے تو کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. ملتان میں ویسے ہی اس کو ہوم ماننے کے لیے میرا تو ملتان میں تو کراچی کی ٹیم ہے، اس لیے ہم کراچی کہہ رہے ہیں، ادروائز مطلب ہوم کراچی کی ٹیم ٹھیک ہے، مطلب ہوم اب کس طرح کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ ڈسکشن کو 10 پوائنٹ والا سیمی فائنل میں مطلب ٹاپ 4 میں آئے گا. ٹھیک ہے، اس پہ ڈسکشن کو آگے بڑھائیں ٹیموں کی پوزیشن پہ. اور اب تک جو
PSL کی سچویشن ہے اس پر ہم بات کر رہے تھے. تو میچز جو ہیں وہ ابھی کافی باقی ہیں. باسط بھائی ٹیموں کا ایکسیپٹ فار لاہور چانسز بہت کم ہیں, اس کے علاوہ سب کے چانسز ابھی ہیں. کراچی کے 5 میچ باقی ہیں, صحیح نا, 3 میچ جیتنے, 10 پوائنٹ والا لازمی ہوگا, تو لکھ لیں آپ, سائن کر لیں. کیونکہ جب آپس میں کھیلیں گے ہاریں جیتیں گے نا. لازمی تو خیر نہیں ہے, لازمی نہیں. ارے شاہد بھائی کیلکولیشن کر لیا کریں. 10 پوائنٹ پہ 3 ٹیمیں جمع ہو گئی, 2 ٹیموں کے نیٹ رن ریٹ ہائیسٹ ہے. جو آپس میں میچ ہے نا, کس ٹیموں کا, جس کے پہلے نیٹ رن ریٹ ہے, پہلے نیٹ رن ریٹ ہے. 6 پوائنٹ کس کے ہیں؟ اسلام آباد کے کس کے میچ ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں, 10 پوائنٹ والا اسٹرانگ ہو جائے گا, لیکن اگر 10 پوائنٹ پہ 3 ٹیمیں ہوئی تو تینوں ٹیمیں نہیں جائیں گی پلے آف میں. وہ ٹیم جائے گی جس کا نیٹ رن ریٹ ہائی ہے. تو سر 3 ٹیمیں نہیں ہوں گی 10 پوائنٹ ہو سکتی ہیں. چلے بھائی یہ ڈیبیٹ نہیں ہے, ڈیبیٹ یہ ہے کہ ابھی موقع سب کے پاس ہے بھرپور, اور 10 پوائنٹ والے کے چانسز زیادہ ہیں, جیسے باسط بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. 8 والے پہ آ گیا ایوریج یار. میچ ہے کوئٹہ کا, پشاور کا, اسلام آباد کا, یہاں مجھے لگ رہا باسط بھائی اور شاہد بھائی کا یہ وکٹ کے دونوں طرف میرا میچ نہیں ہے. میں دراصل نا یہ ان کا قصور نہیں ہے, وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. میں دراصل پرموٹیشن دیکھتا ہوں, پرموٹیشن دیکھنی چاہیے. 10 پہ نیٹ رن ریٹ پہ آئیں گے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. تو اب یہ مجھے بتائیے, یہ نہ ہو کہ 8 والا پہنچ جائے. 8 والا بھی پہنچ سکتا ہے. ایک ٹورنامنٹ میں پشاور زلمی کا ایک میچ ٹائی ہوا تھا, وہ 4 ونز پہ پہنچ گئے تھے. بالکل ہے, صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو ناظرین کو یہ بتا دیں کہ ریسٹ ڈے ہے PSL میں, اور کل جو ہے وہ پنڈی میں بھی میچز سٹارٹ ہو رہے ہیں, اور کل ڈبل ہیڈر بھی ہے. تو کل جو پہلا میچ ہے وہ ہے لاہور قلندر اور پشاور زلمی کے درمیان, اور دوسرا میچ ہے اسلام آباد یونائٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان. تو کل کے میچز زبردست ہیں, لیکن باسط بھائی نے اس پیکج کے دوران ہی ہمیں بتا دیا کہ بارش کی چانسز بہت زیادہ ہیں. کامران دیکھیں, جب بارش ہوگی تو دیکھی جائے گی, لیکن پانی بھی آئے گا. لیکن میچز بڑے زبردست ہیں. پشاور زلمی بڑی زبردست فارم میں کم بیک کیا انہوں نے, لاہور کے لیے مسٹ ون گیم ہی ہے پرائڈ کے لیے. پھر اسلام آباد اور کوئٹہ کا میچ, دونوں ٹاپ کی ٹیمیں ہیں. لیٹس سی کون اچھا کھیلتا ہے, لیکن یہ ہے کہ کل کا دن اچھا ہوگا, ہائی سکورنگ میچ ہوگا. پنڈی میں آپ کو پتا ہے کتنا بڑا ٹوٹل چیز ہوا لاسٹ ایئر, دوسرا بھی ہونے لگا تھا ملتان کے خلاف, کوئٹہ ہی کرنے لگا تھا. کوئٹہ نے پہلے پشاور کے خلاف چیز کیا, تو ایک اچھی بیٹنگ وکٹ نظر آئے گی. لیکن تھوڑا سا مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ دیکھیں ویسٹ انڈیز آنا ہم لوگوں نے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے, وہاں پہ ایک ٹائپ کی وکٹیں نہیں ملیں گی, لیکن وہ بھی سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ اس ٹائپ کی وکٹیں بن جائے تو ہماری پریکٹس ورلڈ کپ کے لیے اچھی ہو جائے گی. تو یہ بھی تھوڑا سا اب وہاب نے جانا تھا, بات کرنی تھی کہ اس ٹائپ کی وکٹ بنائے, کہ کیونکہ لاہور میں بھی ہائی سکورنگ میچ ہوا, یہاں پہ بھی ایسے ہے, تھوڑا سا گھاس بھی ملے, تھوڑا اسپنرز کو بھی ہیلپ ملے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا آنے والے میچز میں. میری رائے ہے. آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ ہم نیوزی لینڈ سیریز میں ویسی پچز بنانی چاہیے, کیونکہ لیگ میں تو سب ایکسائٹمنٹ کے لیے آتے ہیں نا, پاٹلا پچ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم ورلڈ کپ کی تیاری میں لوگوں کو تو نہیں بول. کل میچ اگر ڈسٹرب ہو جائے گا نا بارش سے, تو اسلام آباد یونائٹڈ کے لیے نقصان دہ ہے. وجہ بس بتا دیا نا آپ کو, پوائنٹس دیکھ لیں گے آپ, ان کے لیے جیتنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہاں اوپن اپ ہو جائے گا تھوڑا سا پوائنٹس ٹیبل, اور ایک پوائنٹ ملے گا تو ایک ٹیم کو فائدہ ہوتا ہے, ایک ٹیم کو جو چل رہی ہوتی ہے اچھی اس کا نقصان ہو جاتا ہے. لیکن پنڈی میں جو پچھلے سال PSL کے میچز ہوئے تھے, ہائی سکورنگ ہوئے تھے, چیز بھی ہوئے تھے بڑے لمبے ٹوٹل, تو کراؤڈ کو یہی دیکھنے کے لیے آتے ہیں. چوکے چھکے 200 پلس اسکور ہو تو ذرا مزہ آتا ہے. بالکل باؤنڈری ٹھیک ہے. تو فی الحال آپ کو یار پھر اپڈیٹ کر دیں کہ کل ڈبل ہیڈر ہے, پنڈی میں میچز کا آغاز ہو رہا ہے, آج PSL میں ریسٹ ڈے ہے. تو کل پھر ہم ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسین کو اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.